नमस्कार दोस्तों। आप एक शहर में रहते हैं, एक ऐसा शहर जो व्यापार का केंद्र है, जहाँ रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, स्कूल है और हजारों लोग अपनी कुशल जिंदगी जी रहे हैं। शाम को आप सोने जाते हैं उस उम्मीद के साथ कि कल सुबह अपने काम पर जाएंगे, लेकिन वो सुबह कभी नहीं आती। सिर्फ कुछ घंटों का खेल और भारत के नक्शों से एक पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए मिट गया। 2000 से ज्यादा लोग, एक चलती हुई ट्रेन और इंसानों के बनाए पक्के मकान, सब कुछ समंदर निकल गया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के घोस्ट टाउन, यानी भूतों के शहर कहे जाने वाले धनुषकोडी की। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं है। ये कहानी है सरकारी लापरवाही की, कुदरत के उस खौफनाक रूप की जिसके आगे विज्ञान भी हार गया। और उस ट्रेन नंबर 653 की, जिसके 115 मुसाफिरों को पता ही नहीं था कि वो अपनी आखिरी यात्रा पर है। आखिर उस काली रात को ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को इस जगह को इंसानी यानी रहने के लिए अयोग्य घोषित करना पड़ा? और क्यों आज भी रात के अंधेरे में वहां रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता? आज हम खोलेंगे धनुषकोडी की उस इतिहास के पन्ने जिन्हें समंदर की लहरों ने दफन कर दिया था। आज अगर आप धनुषकोडी जाएंगे तो आपको सिर्फ रेत और टूटी हुई इमारतें दिखेंगी, लेकिन 1964 से पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। धनुषकोडी कोई मामूली गांव नहीं था, ये भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसे आप उस समय का मिनी सिंगापुर कह सकते हैं। यहाँ एक रेलवे स्टेशन था जो सीधे चेन्नई से जुड़ा था। बोटमेल एक्सप्रेस नाम की ट्रेन यहाँ आती थी और यहाँ से लोग स्टीमर यानी जहाज लेकर श्रीलंका जाते थे। वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम इतना सरल था कि लोग सिर्फ 18 मील दूर श्रीलंका में लंच करने के लिए जाते थे। यहाँ स्कूल थे, ऑफिस था, कस्टम ऑफिस था और एक शानदार चर्च भी था। यह जगह चर्च फॉल से भरी रहती थी। टूरिस्ट आते थे, तीर्थयात्री आते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस समंदर ने उन्हें रोजी रोटी दी है, वही समंदर उनकी कब्र बनने वाला है। तारीख थी 17 दिसंबर 1964। दक्षिण अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा था। मौसम विभाग को लगा कि एक सामान्य डिप्रेशन है, लेकिन कुदरत कुछ और ही साजिश रच रही थी। 21 दिसंबर आते आते हवाओं ने अपना रूप बदल लिया। जो हवाएं आमतौर पर सुकून देती थी, वो अब डराने लगी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या उस समय के सिस्टम ने खतरों को भांपने की गलती कर दी थी? आज हमारे पास सैटेलाइट से रडार है, हम हफ्तों पहले तूफान की भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन 1964 में कम्युनिकेशन के साधन इतने एडवांस नहीं थे। फिर भी चेतावनी दी गई थी कि समंदर में न जाए। लेकिन धनुषकोडी के लोग, वो तो समुद्र के साथ ही बड़े हुए थे। उन्हें लगा कि हर बार की तरह थोड़ी सी तेज बारिश होगी और सब शांत हो जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। ये रफ्तार इतनी है कि पक्की दीवारों को भी कागज की तरह उड़ा ले जाए। और फिर आई वो तारीख, 22 दिसंबर 1964। रात का वक्त था। रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था। पम्बन ब्रिज, जो उस समय इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता था, उस पर से ट्रेन गुजरने वाली थी। वही से शुरू होता है इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक अध्याय, ट्रेन नंबर 653 की कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन, जिसमें 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी सवार थे, ट्रेन पम्बन स्टेशन से निकल चुकी थी। ट्रेन के लोको पायलट को कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था।
विजिबिलिटी 0 थी। जब ट्रेन धनुषकोडी के भारी सिग्नल के पास पहुंची तो सिग्नल काम नहीं कर रहा था। तेज आंधी में सिग्नल के खंभे उखड़ चुके थे। ड्राइवर ने अंधेरे में ही रिस्क लिया और ट्रेन को आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि आगे पटरी है या नहीं। आगे सिर्फ मौत इंतजार कर रही थी। ठीक उसी समय समंदर में एक 20 से 25 फीट ऊंची लहर उठी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 25 फीट यानी 1-2 मंजिला इमारत से भी ऊंची पानी की दीवार। इस लहर ने पूरी ट्रेन को एक खिलौने की तरह उठाया, वो सीधा समंदर में फेंक दिया। सोचिए उन यात्रियों के बारे में, किसी के हाथ में टिकट होगा, कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में होगा, शायद कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा होगा। एक झटके में सब खत्म। चीखने का मौका भी नहीं मिला होगा। 115 लोग पलक झपकते ही जलमग्न हो गए। सबसे डरावनी बात यह है कि इस हादसे की खबर अगले 48 घंटे तक मुख्य भूमि तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि संचार के सारे तार टूट चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली भयावता तो सुबह सामने आई। क्या आपको पता है, जब बचाव दल यानी रेस्क्यू टीम कई दिनों बाद वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरा धनुषकोडी शहर गायब था। सिर्फ टूटे फूटे खंबे और रेत का ढेर बचा था। रेलवे लाइन का नामो निशान मिट चुका था। जो पम्बन ब्रिज भारत को इस द्वीप से जोड़ता था, उसके गर्डर ऐसे मुड़े थे जैसे किसी ने लोहे के तार को मरोड़ दिया हो। आंकड़े कहते हैं कि करीब 1800 से 2000 लोग उस रात मर गए, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि संख्या इससे भी कई ज्यादा थी। उस रात समंदर ने सिर्फ लोगों को नहीं निगला, उसने जमीन का भूगोल ही बदल दिया। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है, पूरे शहर में सब कुछ तबाह हो गया। पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद और चर्च, सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो उस 280 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं के बीच खड़ी रही। वो था कोदंडराम स्वामी मंदिर। चारों तरफ तबाही, लेकिन इस मंदिर को खरोच तक नहीं आया। विज्ञान इसे एरोडायनामिक कह सकता है और श्रद्धालु इसे चमत्कार। पर सच क्या है, ये आज भी एक बहस का विषय है। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट टाउन घोषित कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ इंसानों का रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इंसानी जज्बा देखिए, या शायद मजबूरी। आज भी इतने सालों बाद वहाँ कुछ मछुआरे परिवार रहते हैं, बिना बिजली के, बिना साफ पानी के। वो उसी समंदर के भरोसे है जिसने उनके पूर्वजों को निगल लिया था। आज धनुषकोडी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, उन खंडरों को देखते हैं। लेकिन क्या हम कभी उस सन्नाटे को महसूस करने की कोशिश करते हैं? हाल ही में ऐसी भी खबर आई है कि भारतीय नौसेना इस जगह की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए यहाँ एक बेस बनाने पर विचार कर रही है। जो शहर कल तक वीरान था, वो शायद कल देश की सुरक्षा का एक अहम पहरेदार बन जाएगा। ये वक्त का पहिया है, घूमता रहेगा। धनुषकोडी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। हम इंसान अक्सर अपनी तरक्की, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने निर्माण पर बहुत घमंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुदरत को काबू कर लिया है, लेकिन प्रकृति जब करवट लेती है तो हमारी बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग और हमारे बड़े से बड़े शहर ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। धनुषकोडी आज भी वहां खड़ा है, एक खामोश गवाह बनकर, ये बताने के लिए कि जीवन कितना अनसर्टेन है। अगर आप कभी रामेश्वर जाए तो धनुषकोडी जरूर जाएगा, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि उस खामोशी को सुनने के लिए, या ऐसे ही एक मेमोरियल की तरह रहने देना चाहिए। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।